तो भाई जैसा कि आपको पता ही होगा कि जोएल और एली अब दोनों बिल एंड फ्रैंक के घर से वायोमिंग जा रहे हैं, जोएल के भाई टॉमी के पास, जो पहले फायरफ्लाइज में था। इसलिए जोएल को लगता है कि वो एली को फायरफ्लाइज की लैब में भेज सकता है ताकि वहाँ के डॉक्टर्स ये फैल रही इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन बना सके। अब ये दोनों रास्ते में एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। एली अंदर बाथरूम में बिल के घर से चुराई हुई पिस्टल से शीशे में देख के गन चलाने की प्रैक्टिस करती होती है, डिशों डिशों करके। वो गन को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही होती है। और जो जोएल होता है वो बाहर अपनी गाड़ी के लिए दूसरी खराब खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल निकाल रहा होता है। फिर एली उसके पास आती है और पूछती है कि क्या अब हमें बार बार ये पेट्रोल निकालना पड़ेगा। तो जोएल बताता है कि पहले पेट्रोल अच्छा होता था बट अब पेट्रोल पानी की तरह हो गया है, इसलिए गाड़ी की एवरेज भी कम हो गई है। फिर एली जोएल को एक पीजे वाली बुक में से एक दो जोक भी सुनाती है, पर जोएल इन सब में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और फिर दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के आगे के लिए निकल पड़ते हैं। हाईवे पर सफर करते हुए दोनों को तबाह हो चुके शहर दिखते हैं, आर्मी के खराब खड़े बड़े बड़े टैंक, ट्रक्स, गाड़ियां, ये सब भी दिखते हैं। मतलब सारी दुनिया कैसे तबाह हो चुकी है ये पता चलता है। शाम तक थक जाते हैं दोनों, तो रात में दोनों जंगल में एक कैंप लगा के रुकते हैं और बिल के घर से जो खाना लेके आए थे उसको पका के खाते हैं। फिर एली पूछती है कि अब और कितना टाइम लगेगा वायोमिंग के लिए। तो जो जोएल है वो बताता है कि कल मैं पूरा दिन और पूरी रात गाड़ी चलाऊंगा और परसों सुबह तक हम वायोमिंग पहुंच जाएंगे। अब भाई जंगल में बहुत ठंड होती है, लेकिन फिर भी जोएल एली को आग जलाने से मना कर देता है। एली पूछती है कि यहाँ पे भी इन्फेक्टेड आ जाएंगे क्या। जोएल बोलता है कि इन्फेक्टेड इतने स्मार्ट नहीं है कि आग का धुआं देख के हमला करने के लिए आ जाएं। यहाँ पे डर नॉर्मल लोगों का है जो हमारा सामान चुराने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने साथ। अब यहाँ से पता चलता है कि भाई खाली ज़ॉम्बी से नहीं, जो नॉर्मल लोग है ना वो भी बहुत डेंजर है, उनसे भी बहुत खतरा है। फिर रात को सोते टाइम एली पीजे वाली बुक से एक जोक पढ़ के सुनाती है। जोएल से पूछती है व्हाई डिड दी स्केयर क्रो गेट एन अवार्ड। जोएल को उसका सही जवाब पता होता है और वो बोलता है बिकॉज ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन हिज फील्ड। एली जवाब सुन के बहुत खुश हो जाती है। अब जोएल भी उसके जोक्स का जवाब देने लग गया, तो फिर मतलब इससे पता चल रहा है कि वो भी एली के साथ थोड़ा घुलने मिलने लग गया। फिर जोएल उसे टेंशन फ्री होके सोने के लिए बोलता है और रात में वो पहरा भी देता है। फिर सुबह जोएल कॉफी बनाता है और गाड़ी में बैठ के दोनों निकल पड़ते हैं। फिर एली है वो बोलती है कि स्टारबक्स वाले यही बेचते थे क्या, इसमें से तो जली हुई टट्टी की स्मेल आती है। जोएल बोलता है तू नक्शे पे ध्यान दे ले। फिर आगे रास्ते में एली जोएल से पूछती है कि टॉमी तुमसे अलग कैसे हो गया। तो जोएल बताता है कि उसे हमेशा से हीरो बनने का शौक था और उसे दुनिया बचानी थी, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन करी थी और 12 साल तक उसने आर्मी में काम भी किया, लेकिन उसे मजा नहीं आया। और फिर जब ये इन्फेक्शन वाला आउटब्रेक फैल गया तो उसने मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला, जिस ग्रुप के थ्रू हम बोस्टन आ गए थे और वहीं पे फिर हमें टेस्ट मिली थी। फिर टॉमी को मार्लिन मिल गई और मार्लिन ने उसे फायरफ्लाइज ज्वाइन करने के लिए बोला और फायरफ्लाइज वाले उसे दूसरी जगह पे ले गए। बट लास्ट टाइम पता चला था कि उसने फायरफ्लाइज भी छोड़ दी थी। अब वो बिल्कुल अकेला है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है क्योंकि वो मेरी फैमिली है और फैमिली के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। एली पूछती है कि मैं फैमिली नहीं हूँ क्या। जोएल बोलता है नहीं, तू बस एक जिम्मेदारी है जिसे फायरफ्लाइज तक पहुंचाने का मैंने टेस को वादा किया है और टेस भी मेरी फैमिली थी। अब भाई ये आगे पहुंचते हैं कंसास सिटी में, जहाँ पे रास्ते में हाईवे ब्लॉक मिलता है। जोएल गलियों से होके गाड़ी निकालने की सोचता है और फिर जब वो गलियों से जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा भटक जाते हैं। रास्ते में लोगों की जली हुई लाशें भी पड़ी रहती हैं। वो थोड़ा आगे जाके पता चलेगा किन की लाशें होती हैं। फिर आगे जाकर उनको एक क्वारंटीन जोन दिखता है जो बिल्कुल सुनसान हो चुका होता है और उसमें फेडरा का भी कोई बंदा नहीं दिख रहा होता। तभी अचानक से एक घायल आदमी उनके सामने आता है और मदद मांगने लग जाता है। जोएल भाई एली को सीट बेल्ट लगाने को बोलता है और उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ाने को भगा लेता है। वो बंदा साइड में हो जाता है बट ऊपर एक बंदा खड़ा होता है, वो बड़ा सा बॉक्स गाड़ी के ऊपर फेंक देता है और आगे इन्होंने सड़क पे बड़ी बड़ी कीलें डाली हुई थी जिससे गाड़ी के टायर फट जाते हैं। और भाई सामने एक बंदा और खड़ा होता है, वो गाड़ी पे गोली चला देता है जो शीशे में लगती है और भाई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जाके एक दुकान से में क्रैश हो जाती है। दोनों ने सीट बेल्ट लगाई होती है तो चोट नहीं लगती किसी को। फिर जो पीछे बंदे होते हैं वो गोलियां चला रहे होते हैं उनके ऊपर। जोएल बोलता है जल्दी से सीट बेल्ट निकाल।
और फिर गाड़ी से नीचे आके वो एली को एक छोटी सी खिड़की से अंदर जाने के लिए बोल देता है। फिर जोएल उसको कवर फायर देता है और एली रेंगते हुए खिड़की की तरफ जाती है और अंदर चली जाती है। फिर जोएल उनमें से एक बंदे को ठोक देता है और फिर दूसरा बंदा अंदर आता है, जोएल उसको भी ठोक देता है। फिर जोएल की गन का जो ट्रिगर होता है वो थोड़ा सा फंस जाता है और लास्ट में जो उनका एक और बंदा बचा होता है वो पीछे से आता है और जोएल को नीचे गिरा लेता है और अपनी गन से जोएल की गर्दन दबा लेता है। अब जोएल घुट के मरने ही वाला होता है, लेकिन अंदर से एली आती है गन लेके और उस बंदे को पीछे से गोली मार देती है। ये वही गन है भाई जो इसने बिल और फ्रैंक के घर से चुराई थी। जोएल बच जाता है और जो वो बंदा होता है वो भाई रोने लग जाता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हम दोस्त बन जाते हैं। बट जो जोएल है वो एली को बोलता है तू अंदर जा, उसको अंदर भेज देता है और उस बंदे को भी ठोक देता है। एली भाई डर जाती है फुल, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे सदमा सा लग जाता है। अब जिस कमरे में एली होती है उस कमरे का जो दरवाजा होता है बड़ी सी टेबल की वजह से बंद होता है, तो एली उसको सरकाती है और जोएल भी अंदर आ जाता है। फिर भाई वो छिपते छिपाते दूसरी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। फिर भाई ये दिखाते हैं कैथलीन को। असल में क्या है कि यहाँ पे एक विद्रोही ग्रुप है जिसने फेडरा को खत्म कर दिया है और अब ये इस शहर को कंट्रोल करता है और कैथलीन होती है इस ग्रुप की लीडर। अब जो कैथलीन है उसके भाई को फेडरा वालों ने जेल में पीट पीट के मार दिया था। अब कैथलीन के हिसाब से इसके भाई को धोखा दिया था एक हेनरी नाम के बंदे ने और उसी हेनरी को ढूंढने के लिए ये यहाँ के डॉक्टर से पूछताछ कर रही होती है और उसे मारने की धमकी देती है, पर वो डॉक्टर बोलता है कि तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। अब कैथलीन के बंदे उन लोगों की बॉडीज लेके आ जाते हैं जिनको जोएल ने मारा था। अब जहाँ से ये लाशें मिली थी वहाँ पे जोएल की गाड़ी भी थी, तो इनको पता चल जाता है कि भाई ये बाहर के लोगों ने मारा है इनको। अब उन 3 बंदों में से ना एक बंदे की थोड़ी सी सांस चल रही होती है, तो कैथलीन पूछती है कि डॉक्टर इसकी जान बचा सकता है क्या? तो इनके ग्रुप का एक बंदा बोलता है कि नहीं, डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब कैथलीन को लगता है कि डॉक्टर किसी काम का नहीं है और जाके भाई वो अंदर डॉक्टर को ठोक देती है। अब कैथलीन को लगता है कि जोएल और एली को हेनरी ने ही रेडियो के जरिए बुलाया होगा, तो वो अपने आदमियों को जोएल और एली को ढूंढ के मारने को ऑर्डर दे देती है। अब ये लोग एक एक घर में एक एक बिल्डिंग में जाकर जोएल और एली की तलाश करते हैं। अब ये सब देख के जोएल और एली फैसला करते हैं कि वो किसी ऊंची सी बिल्डिंग में चले जाते हैं ताकि वहां से शहर से बाहर जाने का रास्ता दिख सके और वहां से वो अपनी जान बचा के भाग सके। अब जो जोएल होता है वो एली को सॉरी बोलता है कि भाई मेरी वजह से तुझे उस बंदे पे गोली चलानी पड़ी, अगर मैं पहले उसे मार देता तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ता। एली बोलती है कि मैंने ये पहली बार नहीं किया है। तो जोएल को लगता है कि एली इतनी भी छोटी नहीं है। फिर वो एली को बंदूक सही से पकड़ना सिखाता है, उसको बढ़िया ग्रिप की टेक्निक बताता है, फिर उसको बंदूक देता है और बोलता है बैग में डाल ले। अब एली अपनी जेब में डालने लगती है तो जोएल बोलता है कि जेब में मत डाल, नहीं तो तू अपने पिछवाड़े में ही गोली मार लेगी। लेकिन एली भी ढीठ है भाई, वो बंदूक अपनी जैकेट की जेब में डालती है। अब जो कैथलीन का राइट हैंड मैन होता है पेरी, वो कैथलीन को एक बेसमेंट में लेके जाता है और वहां दिखाता है कि कैसे जमीन हल्के हल्के मूव कर रही है, मतलब धरती के नीचे कुछ बहुत बड़ा खतरा है। ये एक ब्लोटर होता है, वो आगे पता चलेगा भाई नेक्स्ट एपिसोड में। पेरी कहता है कि हमें अभी सबको बता देना चाहिए, लेकिन जो कैथलीन है वो बोलती है कि नहीं, पहले हम हेनरी को ढूंढेंगे, अभी के लिए बस इस बिल्डिंग को सील कर दो। तब तक भाई एली और जोएल एक ऊंची सी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जिसमें होते हैं 45 फ्लोर्स। ऊपर चढ़ते चढ़ते एली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि जो वो रोड पे 3 लोग थे वो हम पे हमला करेंगे? तो जोएल बोलता है कि मैंने भी ये सब काम किया है, सरवाइव करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अब वो दोनों 33वें फ्लोर तक ही चढ़ पाते हैं क्योंकि भाई जोएल हो चुका है 56 साल का। फिर रात में भाई ये उसी फ्लोर पे रुक जाते हैं और जोएल वहां पे बहुत सारा कांच बिछा देता है ताकि कोई भी अंदर आए तो आवाज से वो उठ जाए। लेकिन एली बोलती है कि तुझे पक्का सुन जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें अपने राइट कान से कम सुनता है। फिर भाई एली फिर से एक फन जोक सुनाती है। एली बोलती है कि डिड यू नो डायरिया इज हेरिडेटरी, मतलब जो दस्त लगते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अब जोएल बोलता है क्या? एली बोलती है कि यस, इट रन्स इन योर जीन्स, मतलब जो दस्त होते हैं वो जीन्स में बहते हैं। मतलब भाई एक होते हैं जीन्स जिनसे डीएनए बनता है और एक होती है पहनने वाली जीन्स। ये पंजोक मार के एली हंसती है और जोएल भी भाई अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाता, वो भी खूब हंसता है। अब ऐसे धीरे धीरे दोनों का एक अच्छा सा रिलेशन बन रहा होता है। फिर दोनों हंसते हंसते सो जाते हैं। अब रात में ना जोएल अपनी लेफ्ट साइड कर्तन लेके लेटा होता है और राइट कान से उसे कम सुनाई देता है। तो रात में चुपके से हेनरी और एक गूंगा बहरा लड़का होता है
जिसका नाम होता है सैम। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सुबह जब एली तेज आवाज से जोएल को उठाती है तो जोएल देखता है कि एक लड़का उसके सामने बंदूक ताने खड़ा हुआ है, जिसने अपने मुंह पे पेंट सा कर रखा है ताकि वो सुपर हीरो जैसा लगे। सैम अपनी उंगली से शी की आवाज करता है और जोएल को चुप रहने के लिए बोलता है। और भाई यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।